नमस्कार साथियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के बारे में नव उपनिवेशवाद टॉपिक को पढ़ेंगे। नव उपनिवेशवाद को समझना यूँ आवश्यक है कि पहले जो चलता था वो तो उपनिवेशवाद था और उसके बाद जो 1960 के आसपास जो नई नीति के रूप में अपनाया गया वो था नव उपनिवेशवाद। इससे पूर्व अपन को उपनिवेशवाद को समझना आवश्यक है। उपनिवेशवाद वो होता था जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी देश को अपने आधिपत्य में ले लेता था और उसकी समस्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी परिस्थितियां थी उन सबको अपने नियंत्रण में ले लेता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उपनिवेशवाद का ये दौर तो ख़त्म हो गया और एक नई नीति ने जन्म लिया जिसे हम नव उपनिवेशवाद के रूप में जानते हैं। तो आज हम उसी नव उपनिवेशवाद को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं डॉलर साम्राज्यवाद क्या है, क्योंकि ये भी आपके छोटे क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम में आ सकता है। अमेरिका अविकसित और छोटे छोटे देशों को डॉलर अर्थात आर्थिक सहायता देकर उन पर अपने दबाव का प्रयोग करता है। इसे डॉलर साम्राज्यवाद कहा जाता है। सीधे अर्थों में हम समझ सकते हैं कि अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता देकर किसी भी देश को दबाव में लेने की जो प्रक्रिया है वो डॉलर साम्राज्यवाद कहलाती है। उसमें होता क्या है, जिस देश द्वारा आर्थिक सहायता ली जाती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से अमेरिका के दबाव में आ जाता है और उसके जो निर्देश हैं उनकी पालना करना उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से आवश्यक हो जाता है। यानी कि वो अपने रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, उनके आदर्शों की पालना करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। इसे ही डॉलर साम्राज्यवाद कहते हैं। अब देखेंगे नव उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद का वह स्वरूप जिसमें एक राज्य के ऊपर राजनीतिक आधिपत्य नहीं करता। यानी इसमें क्या कहा मैंने, पूर्व उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद को तो समझ रहे हैं अपन यहाँ, लेकिन जो उपनिवेशवाद समझाया है केवल उसमें आपको बताया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने को उपनिवेशवाद कहते थे। और जो नव उपनिवेशवाद है उसमें राजनीतिक आधिपत्य नहीं करता, अपितु उसे वित्तीय, आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में पराश्रित बनाकर उसका शोषण करता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ समझना बेहद आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि आज का जो दौर चल रहा है वो इस प्रकार का दौर है जिसमें उपनिवेशवाद का एक नया चेहरा, जिसे हम नव उपनिवेशवाद के रूप में जानते हैं, वो उभर कर आया है। जिसमें राजनीतिक आधिपत्य तो स्थापित नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में कुछ सहायता देकर या तकनीक प्रदान करके कोई बड़ा देश छोटे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और लगातार उसका शोषण करता रहता है। अब हम देखेंगे नव उपनिवेशवाद। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी तृतीय विश्व के अधिकांश देश, जो गरीब तबके के देश हैं, जो पूरी तरीके से पहले उपनिवेशवाद के चुंगल में थे, वो जब स्वतंत्र हुए तो तृतीय विश्व के अधिकांश देश आर्थिक क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हो गए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए पैसा नहीं था। तो उन्होंने बड़े देशों से आर्थिक सहायता मांगी और इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उनका शोषण आरंभ कर दिया और इसे ही क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद कहते हैं। फलस्वरूप क्या हुआ, विकसित राष्ट्र व्यापार के दोहरे मापदंड अपनाकर वे बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से इन देशों का आर्थिक शोषण करने लगे और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि व्यापार के दोहरे मापदंड, यानी कि यहाँ सामान उनके द्वारा बनाया हुआ सामान महंगा बेचना या बड़े बाजार होने की वजह से चीज़ों को बहुत खुले में बेचना, उन पर टैक्स नहीं देना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ पर स्थापित करना जो यहाँ के पैसे वो उनके पास पहुँचा सके। तो इस प्रकार से उन्होंने जो नीति अपनाई उससे क्या है, इनका आर्थिक शोषण बढ़ता चला गया और वो देश राजनीतिक गुलाम न होकर आर्थिक गुलामी के दौर में फंस गए। इसे ही नव उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें विकसित राष्ट्र आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, तकनीकी निर्यात, आतंकवाद निवारण के नाम पर विकासशील देशों की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करके अपने अनुकूल नीतियां बनवाकर विकास के नाम पर इन देशों का परोक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जो विकसित देश हैं जिन्हें हम
कह सकते हैं कि ऐसे देश जहाँ पर विकास चरम स्तर पर पहुँच गया है उन्हें हम विकसित देश कहते हैं, और विकासशील देश वो होते हैं जिनमें अभी विकास का दौर चल रहा है, जहाँ पर पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वो छोटे छोटे देश या बड़े देश जो अभी विकास के दौर में चल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर, सैन्य सहायता देकर, तकनीकी सहायता देकर, आतंकवाद निवारण के नाम पर वहाँ पर इस प्रकार से अपना जाल बिछाते हैं कि उनके जो राजनीतिक मामले हैं या आंतरिक मामले हैं उन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि नव उपनिवेशवाद के रूप कौन कौन से हैं। तो पहला रूप है आर्थिक दृष्टि से पराश्रित देश। वे देश जो राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं परंतु उनके उद्योग धंधे और व्यापार किसी विदेशी शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये भी एक रूप है, एक टाइप है किसका, नव उपनिवेशवाद का, कि जो आर्थिक दृष्टि से पराश्रित देश बनते हैं जिसमें राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हैं लेकिन उनके व्यापार धंधे, उद्योग धंधे किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा है पिछलग्गू देश। पिछलग्गू देश उस राष्ट्र को कहा जाता है जो औपचारिक रूप से तो स्वतंत्र होता है परंतु राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार से किसी न किसी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में होता है। यानी कि ऐसा देश जो दिखने में तो हमें लगता है कि इसकी आर्थिक और राजनीतिक मामलों में ये निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, यानी कि ये संप्रभु देश है, लेकिन परोक्ष रूप से क्या होता है, किसी विदेशी सत्ता का उन पर नियंत्रण होता है। इसे पिछलग्गू देश कहते हैं। अब हम जो बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे कि नव उपनिवेशवाद से क्या आशय है, इसके प्रमुख साधन बताइए। तो नव उपनिवेशवाद को हम पूर्व में समझ चुके हैं और इसके साधनों को यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से साधन हैं। पहला है असमान व्यापार। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम असमान व्यापार है। ये असमान व्यापार किस प्रकार से है कि विकासशील देश से कच्चा माल विकसित देशों को बेचते हैं और उसी के बदले में कच्चे माल को जब विकसित देश तैयार करके इनके यहाँ बेचते हैं तो भारी मात्रा में उनमें बदलाव हो जाता है उनकी कीमतों में, और वो भारी कीमतों में उन्हें यहाँ बेचा जाता है। यानी कच्चे माल का सोर्स तो वही देश होता है जहाँ से माल लिया गया है, और फिर जब औद्योगिक कंपनियाँ जो विकसित देशों में स्थापित हैं वो उनको जब पक्के माल के रूप में तैयार कर देती हैं तो उसी माल को वहाँ पर दुगनी तिगनी चौगनी कीमतों में बेचा जाता है। तो इसे असमान व्यापार कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष पूंजी निवेश। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा पूंजी विनियोग का एक प्रमुख उद्देश्य विकसित पूंजीवादी देशों के उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा प्राथमिक उत्पादन की आपूर्ति की गारंटी प्रदान करना है और उन्हें सस्ता श्रम तथा कच्चे माल का उपयोग कर अधिकतम मुनाफा कमाना है। जो छोटा देश होता है, जो विकसित देश नहीं है, अविकसित देश है, वहाँ पर जनसंख्या तो अधिक होती है तो श्रम सस्ता मिल जाता है, और दूसरा कच्चा माल यानी कि वहाँ के जो संसाधन हैं वो कच्चे माल के रूप में उन्हें आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं विकसित देशों को। तो वो कच्चा माल और श्रम दोनों वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं और उसे फिर पुनः रिफाइन करके पक्के माल के रूप में उसी देश में भारी मुनाफे के रूप में वो बेचते हैं। अगला है तीसरा, विकासशील देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त मुनाफे की दर सर्वाधिक है। तो ये नव उपनिवेशवाद आज की इतनी बड़ी समस्या है कि इससे क्या हो रहा है, जो भी अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं वो लगातार शोषण के दौर से गुजर रहे हैं, और जो विकसित देश हैं वो लगातार सस्ते श्रम, कच्चे माल और से इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि वो देश लगातार गरीब और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है, उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है उनके ऊपर। अगला पॉइंट है विकसित पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार में निरंतर बढ़ते घाटे और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा मुनाफे के रूप में अकूल धन की लूट के बाद विकासशील देशों के पास जर्जर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं बचता, और फलस्वरूप विकासशील देश साम्राज्यवादी देशों से ऊंची दरों पर कर्ज लेते हैं। बिल्कुल मैंने पूर्व में समझाया था कि जब उनके पास जब मुनाफा कंपनी कमा रही है, देश नहीं कमा पा रहा, और वो कंपनी सीधा पैसा उस देश में पहुंचा रही है जो विकसित देश है पहले से ही, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये विकसित देश हैं, तो इनमें वो पैसा पहुंच रहा है। तो ये
कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस देश को जर्जर कर देते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है और फलस्वरूप उनको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हीं देशों से कर्ज के रूप में पैसा लेना पड़ता है। अगला है, तीसरी दुनिया के आर्थिक विकास को रोकने के लिए बहुराष्ट्रीय तथा साम्राज्यवादी हुकूमतों ने तीसरी दुनिया में असंख्य सैनिक अड्डों का निर्माण किया और वे तीसरी दुनिया को ही नष्ट या हथियारों से पाट रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनमें आर्थिक विकास तो रुक गया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने यहाँ पर सैनिक अड्डों का निर्माण कर लिया है, जिससे कि यहाँ पर हथियार बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके अड्डों पर रखा जाता है और उनकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं आने देने के कारण वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हथियार मुहैया करा देते हैं जो उन सरकार के विरुद्ध होते हैं। अगला है नव उपनिवेशवाद का परिणाम। भाई ये नव उपनिवेशवाद का परिणाम चूँकि हमने अभी पढ़ा है तो समझ में हमारे आ गया है कि नव उपनिवेशवाद का बाहरी परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं कि जो विकसित देश हैं वो लगातार विकासशील देशों के परोक्ष रूप से गुलाम बन रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था टूट रही है, उनकी राजनीतिक स्वायत्तता खत्म हो रही है, वो उनकी संप्रभुता खत्म हो रही है, उनके देश के जो नागरिक हैं उनको काम के बदले में पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। फिर भी हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशी सीमाओं में विश्वास नहीं करती है और एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, वर्ग और समाज तैयार करते हैं जो उनके उत्पादनों का खास शौकीन होता है तथा राष्ट्रवादी भावनाओं से शून्य लोगों की रुचियां, स्वभाववादी हर बात को ये बदलते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करते हैं, समाज के प्रमुख लोगों और प्रभावशाली व्यक्तियों से साठगांठ करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी इस्तेमाल के रूप में प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ परिणाम के रूप में हम समझ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो माल है वो इस वजह से भी बिक पाता है देशों में कि वहाँ एक ऐसा वर्ग तैयार करते हैं वो जो धनाढ्य वर्ग हो, जो प्रभावशाली वर्ग हो, ऐसा प्रभावशाली वर्ग हो जो उनके उत्पादन को खरीद सके और खरीदने के बाद उसी संस्कृति में वो ढलता चला जाए और जो उनकी राष्ट्रीय भावना है उसकी और उसकी शून्यता बढ़ जाए। यानी कि वो अपनी राष्ट्रीय भावना को तो भूल जाए और विदेशी कंपनियों के सामानों को खरीदना, उन्हीं के तौर तरीके से रहना, अपने जो भौतिकवादिता है उसकी तरफ आगे बढ़ना, ऐसे काम वो करता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से नव उपनिवेशवाद आपको समझ में आ गया होगा कि नव उपनिवेशवाद के कारण क्या है, नव उपनिवेशवाद का आशय क्या है, इसके टाइप कौन कौन से हैं और परिणाम क्या क्या होते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम फिर मिलेंगे।